मुझे पूरा 100% विश्वास भी है कि आप क्लास को एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे कायदे से, तो निश्चित ही आपको याद आ जाएगा और जो है एग्जाम में गलत आपसे नहीं होंगे। या पृथ्वी चट्टान को छोड़कर इस धरती पर जो कुछ भी सामान होगा, इस पृथ्वी चट्टान को छोड़कर उसको कार्बन डेटिंग विधि या C14 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो है निर्यात होने वाली किस किस्म की आम है? तो ये अल्फांसो तरह का आम है। उस आम की प्रजाति का नाम बताइए जिसमें गुठली नहीं होता है। बिना गुठली का आम कौन सा होता है? तो बिना गुठली का आम सिंधु होता है। मैं खाता हूं भाभी से राख की तुम्हारी कि भारत से जब तक सती प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा चैन नहीं लूंगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। खेती का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। मानव ने यात्रा करना कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। मानव ने जो है अपने नदी के किनारे अपने गांव को बसाया और गांव के बगल में खेती करना नवपाषाण काल। ऐसे करके लव मैरिज स्टार्ट हुआ था ऋग्वैदिक काल में। आज हम लोग जो है यूपी टेट के जो है जूनियर बैच का जो है पेपर 2 SST का इतिहास का जो आयोग का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम लोग अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समाप्त करने जा रहे हैं। ये टोटल वीडियो इतिहास का ये सिलेबस है, ये 4 भागों में जाएगा। आज हम लोग की ये पहला पार्ट है, पहला भाग है। पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये हम लोग पढ़ेंगे। क्लासेस रिकॉर्डिंग जाएगी ताकि प्रेशर नहीं रहेगा और पूरा जल्द से जल्द आपका सिलेबस जो है खत्म कर देंगे। इतिहास के बाद भूगोल, ऐसे करके कंप्लीट जो है। और उसके बाद आपका जो है ये CDP भी रहे, पर्यावरण और हिंदी, ये 4 चीज हम कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। और इस मुझे पूरा 100% विश्वास भी है कि आप क्लास को एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे कायदे से, तो निश्चित ही आपको याद आ जाएगा और जो है एग्जाम में गलत आपसे नहीं होंगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इस 3 पॉइंट को इस पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास के स्रोत में देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। इतिहास का स्रोत क्या है? इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं, याद रखिएगा। जो है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित विवरण ही इतिहास कहलाता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दे वो इतिहास होता है। अगर कुछ कह रहा है कि ये घटना इस समय घटी थी, ये बातें हुई थी, तो उसकी प्रमाण क्या है? और प्रमाण कहाँ से आ सकता है? या तो वो कहीं से किताबों में लिखा हो, या तो कहीं उसके अभिलेख पढ़े हों, या तो उसके कहीं चिन्ह पढ़े हों, या तो उसकी चर्चा कोई विदेशी यात्री या भारत का जो है इतिहासकार उस बात को किसी न किसी अपनी किताब में लिखा हो, तो वो इतिहास की प्रमाणिकता कहलाती है। उसे ही इतिहास माना जाता है। इतिहास का पिता बार बार पूछा जाता है, कौन है? हेरोडोटस है, ये याद रखना है। हेरोडोटस कौन है? यूनान के, याद रखिएगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, और जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ इस पेज से आप क्या सीखें, क्या आपको याद करना है कि इतिहास क्या है? इतिहास जो है क्रमबद्ध और प्रमाणिक विवरण का जो है एक इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, ये याद करना है। यूनान के हैं उतना नहीं पूछता है, हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन करने वाले, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई टीला है, उस टीला को खोज किया जाए, उस टीला में खोज किया जाए, धीरे धीरे मिट्टी हटाया गया, पता चला नीचे कोई नगर था, प्राचीन का कोई नगर था। अब उसको जो खोदेगा या नगर बताया, तो बताने वाला विभाग कौन सा है? पुरातत्व या आर्कियोलॉजी है। इसके वैज्ञानिक जो इसके वैज्ञानिक होते हैं, उस आर्कियोलॉजी के वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्लियर है? यानी किसी चीज की खोज करना या जो है सिक्कों को देख के बताना, ये सिक्का किस राजा के समय का है, ये अभिलेख किसके समय का है, या ये जो है कहीं ऊंचा स्थान है। या कुछ लोग कहें कि हम अपने खेत में जो है, हमारा खेत जो है उस टीला के बगल में है, खेत जोते हैं तो कुछ न कुछ गहने सोने चांदी हम लोग मुद्रा पा जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन करेगा उस पर आगे जांच पड़ताल? पुरातत्व करेगा, और इसके वैज्ञानिक को पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन वस्तुओं एवं जीवाश्मों का आयु निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा लिब्बी कहा जाता है, लिब्बी इसके जनक है। ठीक है, और यहाँ आपको 3 चीजें और याद करना पड़ेगा। इसलिए पहली चीज याद रखिएगा, आयु ज्ञात करने के लिए जो एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में पूछेगा, बहुत कठिनाई स्तर भी नहीं बढ़ाना है, बहुत सरल भी नहीं बनना है। पहला याद रखिएगा, वृक्षों की आयु अगर पूछ दे, वृक्षों की आयु कैसे याद करते हैं? तो याद रखिएगा, वृक्षों की आयु किसके द्वारा? वलय के द्वारा। ठीक है, और वलय क्या होता है भाई? वलय क्या होता है, समझा जाए इसको। वलय वो होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये वृक्ष है
और ये वृक्ष को अगर हम काट देंगे तो इसकी लकड़ी आप देखे होंगे तो एक ऐसे निशान लगे होते हैं। कहा जाता है एक निशान 1 वर्ष का होता है, और जितने ऐसे निशान होंगे उसको वलय कहा जाता है, उतने वर्ष का एक पेड़ होता है। तो वृक्षों की आयु, लकड़ी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? वलय को गिन के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी और चट्टानों की, ठीक है, पृथ्वी और चट्टानों की आयु, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? इसको यूरेनियम विधि से, यूरेनियम विधि से इसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब बचा क्या? अब क्या हुआ? जीवाश्म एवं अन्य की आयु। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको जो है कार्बन डेटिंग विधि से इसको हम ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा। या इसी को C14 विधि कहा जाता है। भूलिएगा नहीं, कितना आसान है देखिएगा। ये तो याद कर लेंगे, वृक्षों की आयु वलय द्वारा किनारे करिए। पृथ्वी सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर चट्टाने हैं, पृथ्वी चट्टानों की आयु यूरेनियम 238 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। खैर उतना डीपली नहीं आएगा। जीवाश्म या पृथ्वी चट्टान को छोड़कर इस धरती पर जो कुछ भी समान होगा, इस पृथ्वी चट्टान को छोड़कर उसको कार्बन डेटिंग विधि या C14 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पुरातात्विक स्रोत या अभिलेख के सिक्के। अभिलेखों, याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कभी कभी पूछा जाता है। इपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख क्या होता है? तो भारत में पहला प्रश्न यह आता है, भारत के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने जनता को अभिलेखों के माध्यम से जो है सूचित करना शुरू किया। वो राजा कौन था? सम्राट अशोक, याद रखिएगा। यानी जनता को कुछ कहना होता था तो पत्थर पे लिख दिया जाता था, खम्भे पे लिख दिया जाता था, उसको खोद के हथौड़ी से मार के, उसमें कलाकार होते थे, और लिखने के बाद वो खम्मा या वो पत्थर कहीं टांग दिया जाता था या लगा दिया जाता था। और जनता जब उस चौराहे से गुजरती थी, उस रास्ते से गुजरती थी, तो समझ जाती थी। यानी एक ही तरह के पत्थर 10 जगह लगवा दिए गए, यानी राजा के आदेश को वहां भेज दिया गया। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी से या पुरालेख शास्त्र से कहा जाता है। यहाँ आपको एक चीज हम बता दें कि पहले जो अभिलेख थे, जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे, तो जब इतिहास में पढ़ा जाता था 1837 से पहले, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक जो है अंग्रेज था। वो कलकत्ता में टकसाल अधिकारी था। टकसाल किसे कहते हैं? वह फैक्ट्री जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। तो कलकत्ता टकसाल अधिकारी जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में एक अभिलेख को पढ़ा और कहा उसने कि भारत में इतिहास गलत पढ़ा जाता है। ये जितने अभिलेख आप देख रहे हैं, ये जितने खम्भे पे लिखे हैं, पत्थरों पे लिखे हैं, आप इतिहास में लिखे हुए हैं कि सभी अभिलेख जो है किसके हैं? श्रीलंका के राजा के हैं, श्रीलंका के राजा दशरथ के हैं। लेकिन नहीं, गलत है। ये सभी अभिलेख भारत के राजा अशोक के हैं। इसलिए जेम्स प्रिंसेप का नाम पूछता है। आगे उसकी चर्चा भी करेंगे। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख, भाई सबसे प्राचीन अभिलेख उसी होंगे जो सबसे पहले जनता को अभिलेखों के माध्यम से जो है सूचना देना शुरू किया होगा। तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में, याद रखिएगा, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। और कहा जाता है अशोक की 4 लिपियां थी। 4 लिपियां कौन कौन? ब्राह्मणी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्ट लिपि, ग्रीक लिपि। ये आपको याद नहीं करना है। इसमें जो ब्राह्मणी लिपि थी, उस ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? क्या नाम है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि याद रखिएगा, वर्तमान भारत की देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और ब्राह्मणी लिपि किसका था? सम्राट अशोक का था। ये भी प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामी या अरमाइक लिपियों में उत्कृष्ट है। खरोष्ठी लिपि याद रखिएगा हमेशा दाएं से बाईं ओर, जैसे हम लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे? बाएं से दाएं लिख रहे हैं ना, लेकिन उर्दू में कैसे होता है? दाहिने से बाएं लिखा जाता है। उसी तरह देखिएगा खरोष्ठी लिपि हमेशा दाएं से बाएं, यानी इधर से ऐसे लिखा जाता है, इधर से ऐसे लिखा जाता है। ये पूछता है, इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? या मुद्रा शास्त्र सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। प्राचीन काल के धातु के टुकड़ों पर थप्पा मारकर बनाए गए सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था, या इसी को कसार्पण कहा जाता था, या इसी को पंचमार्क, याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्का कहा जाता था।
मतलब इस समय लोगों के अंदर इतना डर होता था कि राजा कोई धातु का टुकड़ा पाया और उसमें अपना उसकी एक मोहर होती थी, वो मोहर मार देता था गर्म करके, तो वो क्या होता था, वो जो है सिक्का हो जाता था, वही मुद्रा हो जाता था। उसी मुद्रा को क्या कहते हैं, आहत सिक्का, या चोट लगा भाई आहत हो गया, उसी को कसारपड़ या पंचमार सिक्का कहा जाता था। लेकिन भारत में जब प्रथम जब यूनानी आए, यूनानी कौन था, जैसे सिकंदर जब आए तो क्या हुआ, वो उनसे कुछ भारतीयों ने सीखा। क्या सीखा कि पहले सोने को या चांदी को ढाल लिया जाता था, तांबे को ढाल लिया जाता था गर्म करके, और जब गर्म होता था उसी पर जैसे आप जो है गोल गोल करके ऐसे ऐसे उसको काट लिया जाता था, काट के सिक्का बन जाता था। और जब गोल गोल सुंदर आकृति के कट जाते थे तब उस पर जो है ठीक आगे पीछे जो है ठप्पा लगा दिया, मतलब मोहर लगा दिया जाता था। वो सिक्के बाद में, वो सिक्को आहत सिक्का नहीं कहते थे, यानी जो ढलाई करके हैं वो सिक्के हैं, जो बिना ढलाई के हैं, बिना साइज के हैं, वो आहत सिक्के, कसारपड़ सिक्के, पंचमार सिक्के कहलाते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, इंपॉर्टेंट है ये भी, या ऐसे समझ लीजिए, ये हर लाइन जो इतिहास में पढ़ा रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सालवर देखा 2012 से लेकर 21 तक के, तो वो जो अन्य परीक्षाओं में पेपर आए हैं उन्हीं को सीधे सीधे रख दिए हैं। जैसे GIC 2015 में पूछा था, भारत में सबसे अधिक जो है निर्यात होने वाली किस किस्म की आम है, तो ये अल्फांसो तरह का आम है। पंजाब में वो पूछा था GIC में, और पूछ दिया किसमें, यूपी टेट में भी। जैसे पूछा था कि उस आम की प्रजाति का नाम बताइए जिसमें गुठली नहीं होता है, बिना गुठली का आम कौन सा होता है, तो बिना गुठली का आम सिंधु होता है। तो किसने इसको विकसित किया, तो महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया। तो ज्यादा पूछा हुआ ज्यादा पूछता है, और सालवर देखिएगा हर साल क्वेश्चन को रिपीट किया है और महत्वपूर्ण ही पूछता है, यही नहीं है। अभी आपको सिलेबस मैंने देखा इतिहास भूगोल लेकिन सब कुछ पढ़ना है, तो बहुत मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज को जानिए। और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन करिए मेरा पढ़ाया हुआ हमेशा एग्जाम में आता है, यूपी टेट में भी आएगा, और मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। कोई अब एग्जाम की मुझे तैयारी नहीं करानी है, बस एक सुबह शाम क्लास लेता हूं, बाकी सब आपकी क्लास शूट करके मैं भेज रहा हूं, उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है, हिंद यमन, जो यमन आए थे इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। भारत में कुषाण शासकों को, कुषाण वंश के कुछ जो शासक थे जिसमें कनिष्क था, भारत में कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने का और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया। ध्यान समझिएगा, यहां नाम भी लिख देते हैं। एक कुषाण शासक था जिसका नाम था विम कटफिसस। क्या नाम था भाई, विम कटफिसस। आपके एग्जाम में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, आंसर क्या देंगे, विम कटफिसस ने जारी किया। विम कटफिसस किस वंश का था, तो कुषाण वंश का था। कुषाण वंश कौन सा है भाई, वही कुषाण वंश जिसका प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जिसने अपने राजारोहण के दिन एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो वर्तमान में आज भी भारत का राष्ट्रीय संवत है, इसीलिए वो पूछा जाता है। एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको भी याद हो जाएगा। यानी भारत में कुषाण शासकों में विम कटफिसस ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। अब यहां देखिएगा शुद्ध सोने का सिक्का, लेकिन सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन चलाया, तो गुप्त वंश के शासकों ने चलाया। अभी आगे हम लोग गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश के शासक आए सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद जो है ऐसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे करके जो है कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ऐसे करके लास्ट में भानुगुप्त तक आया। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ऐसे समझिएगा, सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाया गुप्त शासकों ने, सबसे पहले विम कटफिसस ने चलाया। गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने, गुप्त राजा समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त राजा समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। और वीणा बजाते हुए एक और शासक का नाम लिख दे रहे हैं, जिसका नाम क्या है, औरंगजेब। औरंगजेब भी याद रखिएगा एक शासक था जो अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र दिया था। और समुद्रगुप्त भी अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र को दिया था। वीणा के जनक कौन है, अमीर खुसरो है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा, कलिंग के राजा, कलिंग कहाँ है, कलिंग जो है उड़ीसा में, याद रखिएगा, ठीक है। कलिंग के राजा जो है खारवेल का नाम याद रखिएगा। खारवेल नाम का कोई राजा था, क्या करता था कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक ही उसका प्रमाण है कलिंग खारवेल का, और वो नाम है हाथीगुम्बा अभिलेख। इसीलिए पूछता है हाथीगुम्बा अभिलेख का संबंध किसके है, तो उड़ीसा या कलिंग का राजा खारवेल से संबंधित है, जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है।
प्रश्न पूछेगा सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किसमें है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था, तो कलिंग नरेश उड़ीसा के राजा खारवेल ने लिखवाया था। नेक्स्ट आइए, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये कब लिखा गया, तो 150 ईस्वी में लिखा गया। 150 ईस्वी में लिखा गया। आप लोग को ईस्वी ईसा पूर्व मेरे ख्याल से समझ में आता है। अगर नहीं आता होगा या इतिहास की कोई ऐसी चीजें जो आपको समझ में न आती होंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है मैसेज करिएगा, आपको हम किसी क्लास में, अगली क्लास में उसको बता देंगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है जनरल चीजें आपको आ रही होंगी। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था, रुद्रदामन। वैसे ये चष्टन का नाती था, उतना गहराई से नहीं आएगा, बस ऐसे जानिएगा जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में लिखा गया। और लिखवाने वाला कौन था, रुद्रदामन था, जो संस्कृत भाषा में भी सबसे शुद्ध संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अभिलेख है और सबसे पहला अभिलेख है। सबसे पहला अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख, याद रखिएगा क्या नाम है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे बड़ा है। उम्मीद है आपको यहां तक ठीक से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति भाई क्या है, तो यह समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति भाई किसी न किसी से लिखवाए होंगे लोग, तो प्रयाग प्रशस्ति अपनी तारीफ है। जैसे जितने भी चालीसा देखेंगे या स्तुति होती है, तो उस देवता को, उस देवी को समर्पित तारीफ होता है, उनको खुश करने के लिए पढ़ा जाता है। उसी तरह जब राजा हुआ करते थे तो अपना जो है प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया करते थे अपनी प्रशंसा में, अपने कार्यों के लिए। तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। जैसे यजुर्वेद गद और पद में लिखा है, उसी तरह ये भी प्रयाग प्रशस्ति गद और पद में लिखा गया है। जो चीजें गद और पद में लिखी जाती हैं उसे चंपू शैली कहा जाता है। क्या कहते हैं, चंपू शैली कहा जाता है। एरड़ अभिलेख महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एरड़ अभिलेख ये कब लिखा गया था, 510 ईस्वी में लिखा गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। एरड़ अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त के काल का है, जिससे सर्वप्रथम सती प्रथा का जो है लिखित साक्ष्य मिलता है। उम्मीद है आप सती प्रथा समझ रहे होंगे। सती प्रथा क्या होता था, यदि कोई पुरुष, शादीशुदा पुरुष किसी कारण से मर जाता था, तो जब उसकी लाश जलाई जाती थी तो उसकी पत्नी को भी बाल मुड़वा के उनके चिता पर जीते जी बैठा दिया जाता था, पूजा करके उनके साथ वो भी चली जाए, ताकि संपत्ति का बंटवारा, वाद विवाद ना हो, अन्य चीजें ना हो, उनकी भी कहानी वही खत्म कर दी जाती थी। जैसे राजा राम मोहन राय की एक भाभी थी, जिनको माँ के समान मानते थे। उनके भैया की किसी बीमारी के कारण, राजा राम मोहन के भैया की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उनके भाभी को, जो माँ के समान भाभी थी, जिनको बहुत मानती थी उनको भी जीते जी सती प्रथा के अंतर्गत जला के जो है चिता पे राख कर दिया गया। उसी चिता की राख को जो है कसम खाए राजा राम मोहन राय, कसम खाता हूं भाभी इस राख की तुम्हारी, कि भारत से जब तक सती प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा चैन नहीं लूंगा। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक से मिलकर 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा का अंत जो है बंगाल से, यानी कलकत्ता से, बंगाल से, बंबई से खत्म कर दिया 1829 में मद्रास से, लेकिन पूरे भारत में 1833 में समाप्त हुआ। तो ये सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किसमें मिलता है, एरड़ अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त के काल है, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का जो है इसमें लिखित साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी में। हिंदू घराने की औरतें ये सती प्रथा करती थीं, और राजपूत घराने की औरतें राजस्थान में जौहर प्रथा करती थीं। जौहर प्रथा क्या होता है, पद्मावती फिल्म देखे होंगे कि जब उनके राजपूत घराने के राजा युद्ध करने जाते थे राजस्थान में, और लौट के जब नहीं आते थे, वो शहीद हो जाते थे, और विपक्षी दल या दुश्मन जीत के आता था, और जो है ऊंचे दीवालों पर खड़ा होकर देख लेती थी, कंफर्म कर लेती थी कि हाँ हम लोग के शौहर नहीं है, मतलब विपक्षी लोग जीत गए, वो लोग आ रहे हैं। तो नीचे क्या करते थे, नीचे ऑलरेडी पहले से लकड़ी रखा रहता था, उसमें आग जला के ऊपर से, और पूरा जब आग पकड़ लेता था तो उसी में कूद के जल के राख हो जाती थी। इसी को जौहर प्रथा कहा जाता है। ठीक है, आइए इसमें आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए। और ये समान अध्ययन की पुस्तक है, जीएस के लिए आप चाहे तो ले सकते हैं, 349 में जरूर लेना चाहिए। प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्वेश्चन आंसर है, टीचिंग एग्जाम के लिए, जीएस एसएसटी पेपर के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। कम से कम 2 से 3 बार लेके पूरे क्वेश्चन को हल कर लीजिए। और इसमें डिटेल व्याख्या दिया गया है, तो व्याख्या से क्या होगा, ये व्याख्या इसमें दिया गया है, तो व्याख्या से क्या होगा
कि मैं एक जगह सभी कलेक्शन कर दिया हूँ सभी पॉइंट को, तो आपको पढ़ने में आसान होगा और निश्चित ही अच्छा नंबर आएगा। ये किताब सुपर टेट में भी काम आएगा, तो आपको लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये आप चाहें तो इस बुक को इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं QR कोड से 349 और मैसेज भेज दीजिएगा इस नंबर पे, आपको बुक जो है भिजवा दी जाएगी। और या इस नंबर पे बात करके आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यूपी टेट का जो कोर्स नहीं लिए लेना चाहिए 1100 में है, QR कोड करके पेमेंट कर सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। और निश्चित ही जितने टेस्ट दिए गए हैं सभी टेस्ट को हल करिए, PDF को पढ़िए, सबसे अधिक टेस्ट पे जोड़ दीजिए आप लोग, जितनी टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और जो है जो यहाँ डाउट हो उस वीडियो को देखिए, सब रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दिए गए हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। आइए इसमें से जो लोग नहीं जुड़े हैं यूपी टेट के, इसमें ज्वाइन करिए, पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा, और सभी वीडियो के लिंक इस पे दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट आइए इसमें से साहित्यिक स्रोत और धार्मिक एवं धर्म, याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत में क्या है और लेखन में देखा जाए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, वेदों की संख्या कितनी है? 4, उपवेद 4, आश्रम की संख्या 4, याद रखिएगा, ठीक है। और जो है दर्शन की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6, ठीक है। पूछता है कि संस्कार की संख्या, विवाह की संख्या 8, संस्कार की संख्या 16, पुराण की संख्या 18, कला की संख्या 64, उपनिषद की संख्या 108, एकदम याद रखिएगा ऐसे ही आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। किसने गाया था? तो विश्वामित्र ने गाया था। किसके लिए गाया था? तो सूर्य की माता सविता के लिए गाया था। अर्थशास्त्र कई बार बताए थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चाणक्य मौर्यकालीन राजनीति के लोक प्रशासन और आर्थिक स्थिति पर मुख्य स्रोत है। आर्थिक स्थिति तो नहीं कर सकते, मतलब अर्थशास्त्र नहीं, ऐसे समझिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक अर्थशास्त्र पे नहीं है, ये राजनीति पर बनी पुस्तक है, ये बार बार पूछा जाता है। राजतरंगिणी याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है, जीआईसी में पूछा हुआ है, राजतरंगिणी यूपी टेट में पूछा हुआ। मैंने देखा यूपी टेट जो क्वेश्चन मैक्सिमम जीआईसी क्वेश्चन से मैच करते हैं, याद रखिएगा, उसमें आए हुए उसको रिपीट कर देते हैं, पीसीएस के कुछ प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। खैर छोड़िए, राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। इसे भारत का प्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है और इसमें कश्मीर का इतिहास है। कई बार पूछा है, कश्मीर का इतिहास किसमें है? राजतरंगिणी है। किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। कब लिखा? जब उसके राजा थे राजा जय सिंह, कश्मीर के शासक जय सिंह के समय लिखा। और वर्ष अगर पूछ दे, क्योंकि पूछा हुआ इसलिए लिखवा रहे हैं, 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में जो राजतरंगिणी को कल्हड़ ने राजा जय सिंह के समय लिखा। अष्टाध्यायी याद रखिएगा, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा। कंफ्यूजन क्या बच्चे करते हैं? पतंजलि ने क्या लिखा? तो महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा, यही आप लोग कंफ्यूजन होता है। 8 याद रखिएगा, 8 पाणिनि ऐसे कह सकते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा। संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है, यानी संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। यानी संस्कृत के जनक भारत में पाणिनि, उर्दू के जनक वल्दिकनी, भारत में अंग्रेजी के जनक मैकाले, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, तमिल लगाइएगा, तमिल आंसर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हर्षचरित को लगता है हर्षचरित हर्षवर्धन ने लिखा, नहीं, ये गलती मत करिएगा। हर्षचरित को वाणभट्ट ने लिखा और वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के जीवन और इतिहास का प्रकाश पड़ता है किस पर? हर्षचरित पर। किसने लिखा? वाणभट्ट ने लिखा। और हर्षवर्धन ने भी कोई किताब लिखा था? तो हाँ, 3 किताब लिखा था। पहला लिखा था, याद रखिएगा, इसने लिखा था नागानंद। क्या लिखा था? नागानंद। दूसरी किताब क्या लिखा था? रत्नावली। क्या लिखा था? रत्नावली। तीसरी किताब क्या लिखा था? प्रियदर्शिका। क्या लिखा था? प्रियदर्शिका, याद रखिएगा, तीसरी किताब इसने लिखा था, ठीक है, भूलेगा नहीं। वाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगर आपसे प्रश्न पूछे, वेनसान चीनी यात्री वेनसान एक पुस्तक लिखा जिसका नाम सी यू की, तो वेनसान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसी तरह एक पुस्तक है फुयुकी। फुयुकी किसने लिखा? फायान ने। फो से फुयुकी, फायान ने लिखा। ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसान। तो फुयुकी लिखने वाला जो है, जो फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, ठीक है। उसमें उसके विषय में क्या लिखा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, लेकिन अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक जगह भी नाम नहीं लिया, कहीं उनका चर्चा ही नहीं किया अपने राजा का। और महाभाष्य को किसने लिखा? यहाँ देखिएगा, महाभाष्य को किसने लिखा? तो महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि द्वारा लिखित
शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? इस जो है महाभाष्य में मिलती है। तो महाभाष्य को पतंजलि ने किसके का शासन काल में लिखा? तो पुष्यमित्र शुंग के जो है पुरोहित थे, उनके काल में लिखा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जो लोग संस्कृत हिंदी व्याकरण जानते होंगे, जैसे कहा जाता है कि जो है आंख क्या है, आंख जो है इसमें से ज्योतिष कहा जाता है, ठीक। ऐसे करके नाक क्या है, शिक्षा है, ऐसे करके नाम दिया गया है। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों की कुल संख्या चलिए भैया रटवाते हैं, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से पाली भाषा में जो है लिखे गए हैं। वैसे महात्मा बुद्ध के उपदेश ही पाली भाषा में थे, और महात्मा बुद्ध की पुस्तकें पाली भाषा और संस्कृत दोनों भाषा में हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान, महायान। मौ से महायान, मौ से मांस खाने वाले जो बाद में हुए, परिवर्तित हुए, वो महायान, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का था। और हीनयान पुराने वाले जो थे, यानी पुराने वाले जो मानने वाले थे बौद्ध धर्म को, उन्होंने पाली भाषा में लिखा, और जो परिवर्तन कर गए महायान थे, उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से बौद्ध ग्रंथ जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कहानियों का संकलन है। कहा जाता है महात्मा बुद्ध के कई जन्म हुए, तो इसके पहले कहाँ कहाँ जन्म हुआ उसमें वर्णन जातक में है। जैन धर्म के प्राचीन साहित्य को आगम कहा जाता है, पूछा हुआ है कई बार। जैन धर्म के प्राचीन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन धर्म किस भाषा में लिखा जाता है? प्राकृत भाषा में जैन धर्म को लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। विदेशी यात्रियों जिसके दरबार में आए, क्या प्रसिद्ध पुस्तक यात्रा वृत्तांत, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछता है, उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ध्यान दीजिएगा, बस चंद्रगुप्त मौर्य ही एक कंफ्यूजन करेगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का अशोक, ठीक है। और गुप्त वंश में आइए तो देखा जाए गुप्त वंश की स्थापना, वैसे वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। उसके बाद उनका लड़का समुद्रगुप्त, उनका लड़का चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद उनका लड़का कुमारगुप्त, उनका लड़का स्कंदगुप्त, ऐसे करते करते लास्ट में भानुगुप्त आया। और इसी तरह जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसके बाद शासन किया उनका लड़का बिंदुसार, उसके बाद उनका लड़का शासन किया अशोक। ऐसे करते करते लास्ट में भानुगुप्त आया, ठीक है, सॉरी, ऐसे करते करते बृहद्रथ आया। मौर्य वंश में कौन आए? बृहद्रथ आए। अब आइए इसमें से देखा जाए कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। इसमें मौर्य कालीन यूनानी दृष्टि से भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। सब बातें झूठ झूठ इसमें लिखा था, कोई बात मानने लायक नहीं है। ये कहता था कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, 7 जातियां पाई जाती हैं, भारत में सोना खोदता है, चींटी से सोना खोदवाया जाता है। खैर छोड़िए, उससे मतलब नहीं है, बस याद रखिए मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा। फायान अभी चर्चा किए हैं। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। और फोक्यूकी लिखा, यह चीनी यात्री था जिसने गुप्त काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। वेनसान बताए थे, ह से हर्षवर्धन। वेनसान हर्षवर्धन के समय सीयू की, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई, पढ़ा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं किसे, जो है वेनसान को। अगर आपके एग्जाम में पूछे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो मार्को पोलो को कहा जाता है। अलुबर्नी के विषय में देखा जाए, अलुबर्नी महमूद गजनवी के समय आया था। किसके समय? महमूद गजनवी के समय आया था। और एक किताब लिखा, किताबुल हिंद, इसी को उर्दू में तहकीक हिंद कहते हैं। इसने 11वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का सटीक वर्णन किया। इब्न बतूता आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। याद रखिएगा, एक मोहम्मद बिन कासिम है, एक मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन कासिम
कासिम यानी कासिम 712 ईस्वी में आया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। यहां मोहम्मद बिन तुगलक दिया है। सबसे पढ़ा लिखा पागल मूर्ख शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में लिखा है। तो इब्न बतूता आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया और एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था रहेला। रहेला पुस्तक का नाम था। यह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और ये आफ्टर ब्रश करने के बाद क्या खाएं, ब्रश करने के बाद क्या पिएं, सोचने लगते हैं तो आप इसको परचेज किए। ब्रश करने के बाद सुबह इसको 1 चम्मच जरूर खाइए। इसमें बादाम, बुद्धि को तेज करने वाले बादाम से लेकर अन्य सभी जैविक पदार्थ हैं। याद रखिएगा, जिनको पढ़ने में नींद आती हो, जिनको सुस्ती रहता है, 1 चम्मच जरूर लेना चाहिए। अच्छा रिस्पांस के लिए दूध के साथ लीजिए, और अच्छा रिस्पांस है तो शाम को भोजन करने के बाद भी ले सकते हैं। किसी भी समय 1 या 2 बार इसे ले सकते हैं। ये जो रेट मिल रहा है इससे 50 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड लगाना है आदित्य 2026। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी लिंक आप मांग सकते हैं। आइए देखा जाए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। उसी में आपका जो सिलेबस है, देख रहे हैं कितना लंबा है। सिलेबस कायदे से पढ़ा रहा हूं कि आपको दिमाग में बातें बैठ जाए, और लास्ट तक वीडियो इसको जरूर देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी में जो आपका सिलेबस है, पाषाण कालीन संस्कृति, ताम पाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो आइए देखा जाए। पाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर कालीन संस्कृति। ताम्र मतलब याद रखिएगा तामा, तामा कालीन, तामा और पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर, याद रखिएगा। तामा पत्थर मिला हुआ, और यहाँ क्या लिखेंगे? पत्थर कालीन, और जो है वैदिक संस्कृति। तो आइए सबसे पहले हम देखा जाए पाषाण कालीन संस्कृति को। पाषाण कालीन संस्कृति, पाषाण काल का तुलनात्मक वर्गीकरण देखा जाए। ठीक है, आइए इसमें देखा जाए पूरा पाषाण काल। पहले याद रखिएगा, इसको जो है कह सकते हैं, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, यहां हम लिख दे रहे हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल। यहाँ बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। यानी पाषाण काल की संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। वर्ष नहीं पूछता है। कहा जाता है कि जब मानव शुरू में आया तो पूरा पाषाण काल का था। उस समय मानव का उद्देश्य था सिर्फ पेट को भरना, शिकार करना, नंगे घूमना, पत्तियों को खाना, जो भी जानवर मिल जाए उसको मार के या जिंदा, जैसे भी कच्चा पक्का उसको खाना। पक्का खाता नहीं था। जंगलों में गर्मी के दिनों में जब आग लग जाती थी, और जब आग बुझ जाती थी, उसके बाद जब जंगलों में जाता था तो कहीं कहीं जले हुए जानवर मिल जाते थे आग लगने से, तो उनको भी जब खाया तो टेस्ट अच्छा लगा। तो आग, जब कहीं आग लगती थी तो जानवर को वहीं भून के खाता था। आग की जानकारी थी कि आग लग के जो है उसमें भून के खाएंगे तो टेस्टी लगेगा, लेकिन आग कैसे उत्पन्न किया जाएगा वो जानकारी नहीं थी। आग जब चाहे तब उत्पन्न किया गया। किसमें? नव पाषाण काल में। ऐसे बस समझिएगा। पहले जीवन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? खाना या शिकार करना, शिकार करना या भोजन करना। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या था? पशुपालन, यानी पशुपालन करना। किसमें? मध्य पाषाण काल में। और शिकार या भोजन करने के बाद, पशुपालन करने के बाद जो भी काम होता था वो सभी काम नव पाषाण काल में। जैसे पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। खेती का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। मानव ने यात्रा करना कब शुरू किया? नव पाषाण काल में। मानव ने जो है अपने नदी के किनारे अपने गांव को बसाया, और गांव के बगल में खेती करना नव पाषाण काल में। कुछ भी पूछे सब नव पाषाण काल में। बस 2 को छोड़कर मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया, पूरा पाषाण काल में भोजन या शिकार करना किया। अब आइए इस चीज को देखा जाए। पूरा पाषाण काल, उम्मीद है आप समझ आ गए होंगे। इसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। यानी इस काल में आखेटक करना, खाद्य संग्रह करना, आग की खोज करना, और बड़े पत्थर की कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, सल्क औजार आदि जो है उसका जो है मिले थे। और भीमबेटका गुफा, सोहन घाटी, बेलन घाटी, इसके साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका गुफा पूछता है, याद रखिएगा, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और किसने खोजा था? तो डॉक्टर वी कावड़कर ने इसको खोजा था। ठीक है, ये प्रश्न आता है। पूरे विश्व में सबसे पहले विश्व में मानव के चित्रकारी के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो याद रखिएगा, भीमबेटका गुफा में मिले थे। रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश से, भोपाल से जब ट्रेन से जाएंगे तो रायसेन जिले में पड़ता है भीमबेटका गुफा। नेक्स्ट आइए, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था भाई? तो पशुपालन की शुरुआत हुआ था। औजार थोड़ा, पूरा पाषाण काल से औजार छोटे मिले,
थोड़ा औजार छोटे मिले, जिन औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, या छोटे नुकीले औजार मिलने लगे। इस काल में मतलब पाषाण काल में औजार बड़े मिलते थे, ठीक है, और जैसे कुल्हाड़ी टाइप के, हस्त कुठार, इस तरह के औजार मिलते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में औजार छोटे मिले जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। देखिए बहुत शॉर्टकट कर आपको पढ़ा रहा हूं और बहुत चुना हुआ पढ़ा रहा हूं, पूरे अपने अनुभव से पढ़ा रहा हूं। यही नहीं, जो भी विषय पढ़ाऊंगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इससे गलत नहीं करेंगे। बहुत ठीक से पढ़ने से क्या होता है, एक तो एग्जाम में प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो है आपके जो 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको छांटने में, एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। इसलिए पूरी क्लास को अंत तक बने रहिएगा, बोर मत होंगे। आप पास होना है तो एक बार मेहनत कर लीजिए भाई। तो यानी मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक कहा जाता था, छोटे नुकीले पत्थर होते थे। बागौर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और महदहा यूपी में है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला था। पूछेगा निम्नलिखित में से कहां पशुपालन का साक्ष्य मिला था, तो बागौर से, आदमगढ़ से, मदहा से। कभी कभी स्थान पूछता है, बागौर कहां था, कहां है, राजस्थान में, आदमगढ़ कहां है, एमपी में, मदहा कहां है, यूपी में है, ठीक है। अब आइए नव पाषाण काल, अस्थाई जीवन, इन दोनों को छोड़ के सब इसी में आ जाइए। अस्थाई जीवन, कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, खाद्य उत्पादकता, पालिश पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, हड्डियां, मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डियवा, ये सब मिले थे। मेहरगढ़ याद रखिएगा ये पाकिस्तान में है। कृषि का सबसे पहले साक्ष्य मिला था, लेकिन अब इससे भी पहले साक्ष्य जो है लहुरा देव आ गया है, संत कबीर नगर में मिला था। बुर्जहोम कश्मीर में है, जहां मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। और कोल्डियवा यूपी में याद रखिएगा, जहां चावल का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट आइए, मानव द्वारा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु इसका नियमित उपयोग या पूर्ण रूप से खोज नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मानव इतिहास में पहिए का आविष्कार और व्यवस्थित कृषि की शुरुआत जो है नव पाषाण काल में हुआ था। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया, और अंतरिक्ष में ले जाने वाला प्रथम जानवर जो है वैज्ञानिकों द्वारा कौन था, वो भी कुत्ता था, कुतिया थी जिसका नाम लाइका था। नेक्स्ट आइए देखा जाए, पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल के बागौर राजस्थान से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। अभी आपको ने बताया था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां आंवला सबसे अधिक मिलता है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित सराय नाहर राय और महदहा से मध्य का पाषाण कालीन मानव कंकाल और गर्त जो है चूल्हे के साक्ष्य मिले थे। पूछेगा कि सराय नाहर राय, मदहा से मध्य पाषाण कालीन मानव के कंकाल और गर्त मिले थे, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ से। तो कैसे मालूम है कि मध्य पाषाण काल से, तो अभी तो इसके पहले बताए थे, आयु निकाला गया कैसे, कार्बन डेटिंग विधि से, और किससे, यूरेनियम विधि से पत्थर और ये सब निकाले गए थे। नेक्स्ट आइए देखिएगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान से मनुष्य द्वारा सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। और किस फसल को मानव ने सबसे पहले उगाया, तो गेहूं और जौ को। गेहूं को गोधूम कहा जाता था, जौ को यव आज भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित कोल्डियवा से धान चावल की खेती के जो है विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के बुर्जहोम नामक नव पाषाण स्थल से गर्त आवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर के बुर्जहोम नामक नव पाषाण स्थल से गर्तवास और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं पूरा पाषाण काल की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला की जो है विश्व के लिए प्रसिद्ध है। यानी सबसे पहले कोई काल इतिहास हुआ, सबसे पहले कोई इतिहास पढ़ेंगे ना तो पाषाण काल पढ़ेंगे, याद रखिएगा। पाषाण मतलब पत्थरों का काल, उसके बाद अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हड़प्पा काल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उसके बाद जैन धर्म आते हैं, महात्मा बुद्ध आते हैं, उसके बाद जो है मौर्य वंश आते हैं, उसके बाद हर्यंक वंश आते हैं, ऐसे करके था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मध्य पाषाण भीमबेटका यानी पूरा पाषाण काल का जो है शैलचित्र मिला हुआ था। अब आइए ताम पाषाणिक संस्कृति, ताम मतलब तामा और जो है प्लस पत्थर से जो मान लीजिए अगर जो है दोनों से मिला के कोई संस्कृति बनी हो, और तामा अगर कहा जाए, तामा और टीन मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, कासा, जिसे भूत भगा जाता है। कासा का बर्तन सुने ना, कासा, ठीक है। तो तांबा और पत्थर मिला के याद रखिएगा ताम पाषाणी संस्कृति बनी, तांबा और टीन मिला के कासा बना।
अब आइए ताम्रपाषाणी संस्कृति के विषय में देखा जाए। इसी को चारकोलिथिक कल्चर कहते हैं। मानव द्वारा खोजी गई, प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु क्या है? तांबा, कॉपर है, याद रखिएगा। पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ प्रयोग करने वाली ग्रामीण संस्कृतियों को ताम्रपाषाणी संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाणी संस्कृति में राजस्थान की आहार संस्कृति, जिसे ताम्रवंती या तांबे वाली जगह भी कहते हैं, और गिलुंड संस्कृति भी प्रमुख है। मध्य प्रदेश की मालवा और व कायथा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए भारतीय पुरातत्व में क्या है? प्रसिद्ध है। पश्चिम महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति याद रखिएगा, एक विस्तृत ताम्रपाषाणी संस्कृति थी, जिसके मुख्य स्थल नेवासा और इनाम गांव से प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति का इनाम गांव एक बहुत बड़ा किलेबंद और खाई से घिरा हुआ ताम्रपाषाणी कालीन जो है स्थल है। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय में रहते थे और मातृ देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। अब आइए वैदिक काल पे आते हैं। वैदिक काल याद रखिएगा। अब ये पूछिए कि सर ताम्रपाषाण का समय क्या था? तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग था। 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व था। कुछ लोग कहते हैं 2350 था। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले इतिहास में किसको पढ़ते हैं? तो सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ा जाता है, कहा जाता है। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ पाषाण काल का समय क्या है सर? तो पाषाण काल का समय है 5000 से लेकर 2350 ईस्वी है। उसके बाद इतिहास में क्या पढ़ते हैं सर? उसके बाद इतिहास में हड़प्पा काल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा काल का समय कितना है सर? तो 2350 से लेकर 1750 है। ठीक है, उसके बाद 1750 से लेकर और 1500 के कौन सा इतिहास है? क्या काल हुआ था? कोई जानकारी इतिहास को नहीं मिलती है। उसके बाद 1500 से लेकर और 600 के काल को क्या बोलते हैं सर? तो वैदिक काल बोलते हैं, याद रखिएगा। और इस वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। एक 1500 से लेकर 1000 बीसी या ईस्वी के काल को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। केवल इसी काल में जो है ऋग्वेद की स्थापना हुआ। ऋग्वैदिक काल, संस्कृत में वेदों की रचना हुआ था। और 1000 से लेकर और 600 बीसी के काल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरवैदिक काल बोलते हैं। और इसी काल में लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि खूब आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लोहे का तलवार सबसे पहले किस काल में भाजना शुरू किया गया? तो उत्तरवैदिक काल में, भूलिएगा नहीं। इसके पहले लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी 1000 ईसा पूर्व तक जो है आविष्कार नहीं हुआ था। ये ईसापुर है, ईसापुर उल्टा चलता है, 5000 से लेकर पीछे चल रहा है। अब जब 100 आ जाएगा तो फिर 1 से लेकर चलेगा, ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए वैदिक काल के विषय में पढ़ा जाए, वैदिक संस्कृति। तो ऋग्वैदिक काल बनाम उत्तर वैदिक। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्षेत्र विशेषता पढ़ेंगे वैदिक काल का, जो 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 के काल को पढ़ेंगे। मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय वैदिक काल का पशुपालन था, प्राथमिक था, याद रखिएगा। वैदिक काल में क्या था? पशुपालन था। जैसे गांव में आप जाते होंगे तो गांव में बड़े बड़े धनी लोग को पहले का, अगर आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, तो पहले के लोग भले अमीर होते थे, जमींदार होते थे, याद रखिएगा, लेकिन पशुपालन जरूर करते थे। और कहा जाता था जिसके पास जितना पशु वो उतना जो है धनी कहा जाता था। यानी प्राचीन काल में पशुपालन का महत्व था। चलिए आगे आते हैं। बहुत बोलना पड़ता है इतिहास में, कोई बात नहीं, आपको जैसे आ जाए। यानी वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जबकि कृषि गौड़ कार्य था। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और पशुपालन का स्थान गौड़ हो गया। वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। सर्वोच्च देवता, इंद्र को सर्वोच्च देवता या पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र के बाद अग्नि थे और वरुण भी मुख्य रूप से थे। प्रजापति मतलब सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा सर्वोच्च देवता थे, कहा जाता था। ब्रह्मा जो है सबकी जो है वो रचना किए हैं। उसके बाद समाज का आधार वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। लचीली एवं समतावादी वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। जो जाति व्यवस्था सुदृढ़ व कठोर हो गई। जिस काल में जिसका जन्म हुआ वो उसी काल में रह गया। यहाँ थोड़ा सा एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ऋग्वैदिक काल में जब मानव आया तो सबसे पहले आ रहे थे। इस समय कोई जाति नहीं थी, स्त्री पुरुष दोनों जो है जेवर आभूषण पहनते थे। स्त्रियां पुरुषों के समान हुआ करती थी। कोई किसी का कोई काम कर लेता था। ऐसे करके लव मैरिज स्टार्ट हुआ था ऋग्वैदिक काल में।
लेकिन जैसे उनके बच्चे आए 500 सालों में, तो बच्चे जिस माता पिता के घर में पैदा हुए, अब वो माता पिता जो काम करते थे उसी काम के आधार पे उनकी जाति बन गई। तो जाति का निर्माण किसमें हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और लव मैरिज बंद हो गया, स्त्रियों का पतन होने लगा। इसमें स्त्रियों का उत्थान था, स्त्रियां खुलेआम घुमा करती थी क्योंकि कोई जात पात नहीं था। इसमें जाति पात आ गया तो बंधन आ गया। आइए नेक्स्ट देखा जाए। इसमें से नेक्स्ट आपको बताना था, स्त्रियों की उच्च स्थिति थी किसमें? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग लेती थी तथा उपनयन संस्कार, जिसे हम लोग जनेऊ संस्कार कहते हैं, तो याद रखिएगा 16 संस्कार में 11वें नंबर पे उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार है। स्त्रियों की स्थिति में भारी गिरावट आई, यानी स्त्रियां में आगे चल के जो है स्त्रियों में भारी गिरावट आई किसमें? उत्तर वैदिक काल में। उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। प्रमुख धातु याद रखिएगा तांबा और कांसा ज्ञात था, जिसे ग्रंथों में अयस्क कहा जाता था। लोहे का आविष्कार हुआ जिसे श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। तो लोहे का आविष्कार कब हुआ भाई? तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। किसके काल में? उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। सिंध घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस ग्रामीण व्यवस्था का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन जो है होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना जाता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा कहा जाता था, जबकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जिस नदी का हुआ है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। प्रसिद्ध दशराज युद्ध भारत का प्रथम युद्ध है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध दशराज युद्ध पारुश्री नदी, वर्तमान में इसे रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी के तट पे एक राजा थे सुदास, और 10 राजाओं के बीच यानी 10 जनों के बीच में जो है हुआ था, जिसमें सुदास की विजयी हुए थे, जीते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है और सर्वप्रथम चतुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो है लिखित उल्लेख इसमें मिलता है। इसी पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म, ब्रह्मा के हाथों से भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, और ब्रह्मा के पेट से जो है वैश्य का जन्म, ब्रह्मा के पैर से जो है शूद्र का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार का केंद्र पंजाब से बढ़कर गंगा यमुना दोआब कुरु पंचाल क्षेत्र हो गया। उत्तर वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा, ये कहाँ है? एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। पहली बार 1000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, और ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने, और यह सूर्यदेव सविता को जो है समर्पित है। वैदिक काल में कबीले के प्रधान को राजा कहा जाता था, जिसकी निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। ऋग्वेद में अघन्या, न मारने योग्य पशु शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वैदिक काल में निष्क सोने का एक आभूषण था, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते सिक्के मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग होने लगा। और आप सब वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट आइए इसमें से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ते हैं। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जो आपका सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। और इस 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद प्राचीन काल से ही थे, यानी उत्तर प्रदेश शुरू से ही जो है बड़ा था। जैसे शुरू से ही गुजरात में व्यापार होता आ रहा है, आज भी व्यापारी सबसे अधिक कहाँ आगे हैं? गुजरात में है, और सदियों से गुजरात में है। नेक्स्ट आइए देखा जाए इसमें से 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जो है मिलता है। 16 जनपद का कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में
14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब जहां जनता जिसको चुने, जिस व्यक्ति को चुने वही राजा बनेगा। राजतंत्र मतलब राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, और इस तरह के जो है राजा कई शादियां कर लिया, उसमें सबसे योग्य मजबूत बच्चा राजा बनता था। यानी जो गणतंत्र जो थे, एक का नाम वज्जी था, दूसरे का नाम मल्ल था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जिसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक या अस्सक था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियां आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखा जाए तो पूछेगा काशी की राजधानी क्या थी भाई? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती, और अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र जो है श्रावस्ती कहलाता था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक बार उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। वस्त्र याद रखिएगा, इसकी राजधानी कौशाम्बी। इसका एरिया कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद, बांदा के आसपास। ये नहीं पूछेगा उतना। मल की राजधानी कुशीनगर या पावा थी। ये कहाँ पड़ेगा? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर क्षेत्र में पड़ेगा। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या उत्तरी काम्पिल दक्षिणी था, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद पड़ेगा। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो मथुरा क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, बुंदेलखंड क्षेत्र में पूछेगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये सब नहीं पूछेगा आगे वाला। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखा जाए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के आया मगध, जिसकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीवस थी या राजगिरी थी। मगध पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों कौशला से, चेलना से, क्षेमा से विवाह किया के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इतिहास में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठने के कारण अजातशत्रु को पृथहंता या कुणिक भी कहा गया है, और जो है बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा गया। क्या कहा गया है? श्रोणिक किसे कहा गया है? बिंबिसार को। अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। वैसे पूरे हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश के जितने राजा हुए सब अपने पिता की हत्या करके राजा बने, इसीलिए जो है हर्यक वंश को क्या कहते हैं? पृथहंता वंश कहा जाता है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या पटना नगर की स्थापना किया। किसने किया था? उदयन ने। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। मगध के नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसे सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला, जिसे एकराट कहा गया। नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद था, सिकंदर का समकालीन था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। यानी सिकंदर के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, घनानंद भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को हराकर जो है गद्दी पर बैठा था। अब आइए धार्मिक आंदोलन में देखा जाए। धार्मिक आंदोलन में देखा जाए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज जो है कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है, याद रखिएगा, शाक क्षत्रिय कुल में जो है हुआ था। बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना फुल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त को ही निर्वाण कहा जाता है। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, सारनाथ को ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है, सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में पाली भाषा में जो है दिए थे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में बुद्ध के निधन की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संगम, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसी को बौद्ध धर्म के तीन रत्न कहा जाता है। बौद्ध संगतियां या बौद्ध का जो है बौद्ध धर्म की 4 संगतियां, 4 सत्संग हुआ था, चारों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में, उनके
मृत्यु के समय कहाँ, राजगिरी के सतपर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन से, महाकश्यप थे, और वह उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु थे जो हर्यक वंश के थे। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में अध्यक्ष साबकमीर थे और शासक कौन थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और अशोक के समय अशोक मौर्य वंश का शासक था। चतुर्थ शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्ठ राजा के समय कुषाण वंश के समय हुआ था। बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। और धार्मिक आंदोलन में आइए देखा जाए जैन धर्म के विषय में, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जिनका जन्म कहाँ है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर में ऋषभ देव का जो है जन्म माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने 4 महाव्रत जो है दिए थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में यात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मुख्य रूप से प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों को में 5वां ब्रह्मचर्य जो है जोड़ा था। यानी पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिया था। कौन कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रहण। और उसके बाद जो है 5वां जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को उसमें जोड़ दिया। सत्य बोलना है, अहिंसा न करना है, और जो है चोरी नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेना है। ये चीज था उनका। जैन धर्म के तीर्थरत्न में कौन कौन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पे हुआ था। मौर्य काल में मगध में बड़े अकाल के कारण जो है मौर्य काल में जब अकाल पड़ गया तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में नग्न रहने वाले थे। और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय जैन संगति जो है बल्लभी गुजरात में देवश्री क्षमाचरण की अध्यक्षता में हुआ। और ये पुस्तक आप जरूर QR कोड से आप इसको मंगा सकते हैं 349 पेमेंट करके, और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं दे रहा है, फ्री है। बस आपको जो है इसका चार्ज देना है, आपके घर तक पहुंच जाएगा इस चार्ज में, ठीक है। बुक लेने के लिए इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और जो लोग कोर्स नहीं लिए, कोर्स लेके पूरे टेस्ट को हल करिए, सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं। जो जहां डाउट हो उस वीडियो को देखिए और PDF को पढ़िए। 1100 में इस QR कोड पे पेमेंट करके कोर्स को ले सकते हैं। और इसी के साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं इसमें जुड़िए। और ये आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको दूसरा जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।